नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैंने यह बताया था कि काल सर्प दोष कुंडली में राहु व केतु के अलग अलग भावों में स्थित होने के कारण अलग अलग प्रकार का होता है। तो अब यह कितने प्रकार का होता है, हर एक प्रकार की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है। विद्वानों ने काल सर्प योग के लगभग 288 प्रकारों का वर्णन किया है, परंतु कुंडली में 12 ही भाव होते हैं और राहु व केतु इन 12 में से किसी भाव में ही स्थित होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही काल सर्प योग को मुख्यतः 12 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें और इनके नाम पुराणों में वर्णित मुख्य नागों के नाम पर रखे गए हैं। अब कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले आता है अनंत काल सर्प योग, दूसरे नंबर पे आता है कोलिक काल सर्प योग, तीसरे नंबर पे आता है सुखी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पदम काल सर्प योग, महापदम काल सर्प योग, कारकोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, पाटक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग। अब ये टोटल 12 प्रकार के हो गए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनंत काल सर्प योग की। अनंत काल सर्प योग का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब राहु पहले घर में हो और केतु 7वें घर में हो और सूर्य आदि सारे ग्रह इन राहु और केतु के मध्य में आ जाएं, तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। यह इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि इसको कोई बात अगर चुप जाए या बुरी लग जाए तो समय आने पर यह इसका बदला अवश्य लेता है। अब इसमें एक और दिक्कत होती है, अगर यह काल सर्प योग इसकी कुंडली में बुरी तरह से हो, मतलब इसके दुष्परिणाम दे रहा हो, तो ये गलतियां खुद करता है लेकिन उसके दोष ये दूसरे को देता है। हालांकि इसके भी कुछ अपवाद हैं, कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं इन सारे योग के, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कुलिक काल सर्प योग। जब सेकंड हाउस में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो और राहु केतु के बीच सारे ग्रह आ जाएं तो यह कुलिक काल सर्प योग बनता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि यदि यह काल सर्प योग, यह वाला योग स्त्री राशियों में बने तो यह शुभ फल देता है और पुरुष राशियों में यह अशुभ फल देता है। सेकंड हाउस हमारी संपत्ति का होता है, अर्जित संपत्ति का, बैंक बैलेंस का होता है, और साथ में सेकंड हाउस हमारी ईटिंग हैबिट्स का भी होता है। तो इस भाव में बनने से इसके परिणाम यह होते हैं कि अगर यह स्त्री राशियों में बने तो इसको कुछ पूर्व अर्जित संपत्ति मिलती है, खाने में इसकी विशेष रुचि होती है, लेकिन दुष्परिणाम यह होता है कि यह अपने व्यवसाय के लिए अपने घर को भी गिरवी रख सकता है, लेकिन एक बार काफी कुछ बर्बाद कर देने के बाद या फिर अपने मेहनत से अपने व्यवसाय में सफल होता है। ऐसा जातक ना तो ज्यादा व्यय करता है ना ही कंजूस होता है, यह अपनी इनकम के अनुसार खर्चा करता है, खाने पीने की इसको कमी नहीं रहती। परंतु अगर पुरुष राशि में बन रहा हो तो विशेष तौर पर यह अपने ये विशेषता हो जाती है, फिर विशेष तौर पर यह अपने धन का नष्ट करता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सुखी काल सर्प योग।
सिमिलरली जैसे हम देखते हैं कि इसमें राहु की पोजीशन थर्ड हाउस में होगी और नाइन्थ हाउस में केतु होगा, तब ये इस योग का निर्माण होता है। इस योग में भी यही है कि अगर यह स्त्री राशि में बने तो शुभ होता है और पुरुष राशि में बने तो यह अशुभ होता है। अगर पुरुष राशियों में बनता है तो ये भाइयों के लिए विशेष तौर पर मारक होता है। यह आदमी ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है या घमंडी हो सकता है, इसलिए इसके मित्रों की संख्या भी कम रहती है। यह आदमी थोड़ा सा निर्दयी होता है, वो लापरवाह टाइप का होता है। शिक्षा में इसके रुकावटें आने की संभावना होती है। चौथे नंबर का जो योग है वो है शंखपाल काल सर्प योग। जब चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु आ जाते हैं और राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाते हैं तो यह शंखपाल नाम का काल सर्प योग बनता है। फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी का होता है, घर का होता है। इस प्रकार के काल सर्प योग का दुष्परिणाम यह होता है कि यह आदमी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आदमी घर से परेशान रह सकता है, इसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, यह घर को छोड़कर भी जा सकता है। पिता के लिए भी ये ठीक नहीं है। इसमें बार बार ऐसा लगता है कि आदमी अपनी नौकरी बदल रहा है या उसकी नौकरी छूट जाती है। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये ठीक नहीं है। एजुकेशन के लिए भी यह ठीक नहीं है। इसकी एक और विशेषता यह होती है कि यह धन पाप कर्मों से धन को प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद पदम काल सर्प योग। फिफ्थ हाउस में राहु हो और 11th हाउस में केतु हो और सारे ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हो। यह तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि काल सर्प दोष का निर्माण ही तब होगा जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो ये अब ये फिफ्थ हाउस में बन रहा है पदम काल सर्प दोष। इसमें होता क्या है कि फिफ्थ हाउस जो है संतान का घर होता है और विद्या का भी होता है। तो इन दोनों तरफ से दिक्कत आती है, संतान की तरफ से भी और शिक्षा की तरफ से भी। एक और इसमें देखा गया है कि आदमी पढ़ाई तो कुछ और करता है लेकिन इसको काम ही दूसरा करता है। इसमें कल्पना शक्ति बहुत होती है लेकिन यह अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल गलत जगह पर करता है। यह ग्रंथ तो पढ़ेगा लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरी जगह करेगा, मतलब अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं करता। और इसके साथ एक और विशेषता इसमें देखी गई है कि जब तक ये व्यक्ति जिंदा रहते हैं तो इनको कोई खास रिकॉग्निशन मिलता नहीं है, लेकिन हाँ इनके जाने के बाद में इनको रिकॉग्निशन मिलता है। छठे नंबर पर आता है महापदम काल सर्प योग। जब छठे घर में राहु हो और 12वें घर में केतु हो तो यह काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके साथ भी यही है कि अगर यह पुरुष राशि में स्थित हो तो अशुभ फल मिलते हैं और स्त्री राशि में हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिक्स्थ हाउस के राहु की एक खास बात होती है कि ऐसा जातक कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, मतलब उसकी खेलों में यह कंपटीशन में बहुत ज्यादा रुचि होती है। लेकिन अगर ये योग बन रहा हो तो उसको इनसे कष्ट भी होगा, मतलब इसको अगर कोई खेल खेलता है तो इसको वहां पर कोई ऐसी चोट लगने की संभावना है जो इसके जीवन में इसको परमानेंट इसमें व्याधि उत्पन्न कर दे। सातवें टाइप का होता है तक्षक काल सर्प दोष। जब केतु राहु सप्तम भाव में हो और केतु इसके लगन में स्थित हो तो यह तक्षक नाम का काल सर्प दोष बनता है। सप्तम भाव आदमी के जीवन साथी का होता है, साथ ही यह उसके व्यापार का भी कारक होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके जीवन साथी को इससे कष्ट प्राप्त होता है और व्यवसाय में भी इसको दिक्कतें आती हैं। यह साथ ही इसकी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो ठीक नहीं मानी जा सकती सामाजिक दृष्टिकोण से।
कार्कोटक कालसर्प योग राहु की अष्टम भाव में स्थिति के कारण यह योग बनता है। अष्टम भाव व्यक्ति के व्याधियों का, व्यवधानों का स्थान होता है। इस योग के कारण जातक की पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की हो सकती है। हाँ, लेकिन यह है क्योंकि जो अष्टम भाव है, आठवां घर है, वह अचानक होने वाली प्राप्तियों का या अचानक होने वाले नुकसानों का परिचायक है। तो राहु अगर अष्टम भाव में बैठा है तो जातक में अनर्गल तरीके से या ऐसे तरीके जो सामाजिक तौर पर मान्य नहीं है, उनसे धन कमाने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि रिश्वत ले सकता है ये। लेकिन अष्टम भाव के राहु वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो रिश्वत लेता है तो उसके पकड़े जाने की भी संभावना रहती है। शंखचूड़ कालसर्प योग, 9वें घर में अगर राहु हो और तीसरे घर में केतु हो तो इस योग का निर्माण होता है। इसमें जातक की छोटी बहनें तो होती हैं, लेकिन ये भाइयों के लिए मारक होता है। इसके भाई कष्ट भोगते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। इस बात की भी संभावना है कि यह अपनी जाति से अलग दूसरी जाति में विवाह करे। यह अपने पिता का सबसे बड़ा या सबसे छोटा पुत्र हो सकता है। ये लोग शिक्षक, समाज के उपयुक्त ज्ञान देने वाले, विद्वान व शीलवान भी होते हैं अगर इसमें कुछ परिस्थितियां अच्छी हो कुंडली में, बाकी ग्रहों की पोजीशन अच्छी हो और ये कालसर्प योग स्त्री राशि में बने या किसी ग्रह की उच्च राशि में बने। दसम भाव में अगर राहु स्थित हो तो और केतु 4th हाउस में हो तो यह पातक नाम का कालसर्प योग बनता है। ऐसे जातक अभिमानी होते हैं और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। बचपन में ही इनका माता पिता से यह संभव है कि ये अलग हो जाए या बचपन में ही इनमें माता या पिता की मृत्यु हो जाए। अब ये बिना, जब तक कि इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, ये कार्य नहीं करते हैं। अगर स्त्री राशि में बन रहा हो तो यह अपने माता पिता से जमीन जायदाद भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको ये नष्ट कर देते हैं। इनको अगर एडवाइजरी का काम करें ये लोग तो इनके लिए विशेष तौर पर लाभदायक हो सकते हैं। विषधर कालसर्प योग, अगर एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु हो तो विषधर नाम का कालसर्प योग बनता है। इसमें भी यदि यह पुरुष राशि में स्थित हो तो पूर्व जन्म के शाप के कारण पुत्र संतति में इसमें बाधा आती है, जैसे कि पुत्र का मर जाना या और इस तरह के, जहां पर इनको संतान प्राप्ति में कष्ट मिलेगा। इनको अमीर बनने की बहुत चाहत होती है, लेकिन उसके लिए ये किसी प्रकार के जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि खेलने में भी इनको रुचि रहती है। अगर इनको कोई अथॉरिटी मिल जाए तो ये वहां पर रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। पकड़े जाने का भी इनका खतरा रहता है। अगर भाई अनर्गल तरीके से आप रिश्वत लेंगे या ऐसे कुछ कार्य करेंगे जो कानून के विरुद्ध हैं तो उस बात की संभावना है कि ये कहीं ना कहीं पकड़े जाए और फिर इन्हें कष्ट की प्राप्ति हो। लास्ट में जो हम बात करेंगे वह है शेषनाग कालसर्प योग। अगर राहु 12वें घर में बैठा हो और केतु 6ठे घर में बैठा है तो इस कालसर्प योग का निर्माण होता है। यदि राहु यहाँ पुरुष राशि में बैठा हो तो व्यक्ति के नेत्रों में रोगों की संभावना रहती है। इनमें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए फिजूल खर्च करने की भी प्रवृत्ति होती है। ये घर में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार इनका जीवन, इस तरह से इनका जीवन राहु और केतु की इस स्थिति के कारण, शेषनाग कालसर्प योग उत्पन्न रहने के कारण ये अपने जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं। तो अब आपने देखा कि 12 प्रकार के जो कालसर्प योगों का हमने इसमें चर्चा की है। इनमें एक जनरल चीज ये है कि ये इनके संभावित दुष्परिणाम या परिणाम तो हैं,
लेकिन ये मॉडिफाई हो सकते हैं। राहु किस राशि में बैठा है, मान लिया अगर इसके साथ में कोई ग्रह बैठा है या किसी ग्रह की उच्च राशि में बैठे हैं या इनको कहीं किसी गुरु की दृष्टि मिल गई या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल गई, तो इनके परिणाम का जो दुष्परिणाम है वो कम हो सकते हैं या शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है इसको देखकर ही भयभीत नहीं हो जाना चाहिए, अपितु इसका एक बैलेंस तरीके से इसको देखना चाहिए कि भाई इससे हमें किस प्रकार हम अपने कर्म करें कि इस जीवन में तो हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम अगले जीवन के लिए अपने कर्मों को सुधार करके अच्छे परिणाम अगले जन्म में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।